हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। हमारी काफ़ी दिनों से ज्योग्राफी की क्लासेस रुकी हुई थी, तो आज हम ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 तक की हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी करेंगे, चैप्टर नंबर 1 संसाधन। ठीक है, 10 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं ज्योग्राफी। उसके बाद जो हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी है, इसे भी हम 10 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन एवं विकास। तो संसाधन होते नहीं है। संसाधन क्या है? होते नहीं है, बल्कि मानव बुद्धि, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करके बनाए जाते हैं। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक बॉटल ही है। बॉटल जब तक आप यूज़ नहीं करते हो तो वो चीज़ क्या है? संसाधन नहीं है। जब उसे आप यूज़ करने लगते हो तो एक क्या है? संसाधन है, हमारे यूज़ का सामान है। जैसे रोड हो गया, सड़कें हो गई। सड़कें जब तक संसाधन नहीं है, जब तक हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हम उसे यूज़ करने लगेंगे तो वो क्या है? रोड संसाधन बन जाएंगे। बिल्डिंग्स है, जमीन है, भूमि, जब तक भूमि है, लेकिन जब हम उस पर बिल्डिंग्स बनाने लगेंगे, लोग रहने लगेंगे, तो वो क्या एक संसाधन हो जाएगा। ठीक है, जो मानव विकास के काम है। मानव विकास की क्या? प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं तीन तरीके की होती हैं। तो प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी व संस्थाएं के मध्य अंतर संबंध क्या क्या है? तो संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसको 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहले क्या हम उत्पत्ति के आधार पर इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। समवायता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, 4 तरीके से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या है? जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर क्या है? हम जैव और अजैव। मतलब जैव में क्या आ जाता है? मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव। जैव में क्या आ जाता है? मनुष्य, पेड़ और जीव। और अजैव में चट्टानें आ जाती है। ठीक है, और समवायता के आधार पर क्या होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या होता है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल। नवीकरण ऊर्जा में क्या होता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल। और अनवीकरणीय में क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। फिर स्वामित्व के आधार पर क्या क्या होता है? तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय 4 प्रकार की होती है। और विकास के स्तर पर स्वाभाविक, पवन, सौर ऊर्जा, विकसित और संचित, इतनी तरीके से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करके, जब तक मेरा एनसीईआरटी, एक बार मैं आपको नोट डाउन कराती हूँ, नोट्स बना के देती हूँ, प्लस क्या है, एक बार आप भी एनसीईआरटी को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या है, आपको और भी कुछ बातें समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए संसाधन की बात करते हैं। तो संसाधन 2 तरीके के, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मानवीय में संरचनाएं और मात्रा व गुणवत्ता। ठीक है, नवीकरणीय क्या होता है? सतत या प्रवाह और जैव। 2 तरीके की होती है नवीकरणीय। सतत या प्रवाह में पवन और जल होता है, और जैव में प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। 2 अलग हो जाते हैं। अनवीकरणीय में हो जाते हैं पुण्य चक्रीय, उदाहरण हमारा धातु हो गया। और अचक्रीय में उदाहरण हमारा जीवाश्म ईंधन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इतना समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। संसाधनों का विकास। फ्रेंड्स, आपको पता है, आपके नोट्स पता है, बहुत सारी आपको कोचिंग फीस वगैरह देकर, पैसे देकर आपको नोट्स मिलते हैं, बट मैं फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेट मिलेगा। आप लोग कमेंट करके अगर बताओगे कि मैम आप कैसे नोट्स हैं, सही है गलत है, दोनों बताइए क्या, तो कि इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे नोट्स बना के लाऊंगी। ठीक है, संसाधनों का विकास। समस्याएं क्या क्या है? संसाधनों का जो भी विकास होता है, तरक्की होती है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो मानव के लालच ने प्रकृति का विनाश किया है। मानव क्या है? जो चीज़ आप लोग, मानव क्या, हम आप सभी के बारे में बात करते हैं। जिसे जितना मिलता है, मान लीजिए घर मिला, वो कहेंगे हमें इससे बड़ा घर चाहिए, और मिला तो हमें इससे और बड़ा चाहिए। मतलब लालच क्या है? बढ़ती जाती है कि नहीं है? तो संसाधनों का आसमान वितरण, गरीबी अमीरी की खाई होती है में वृद्धि, ऑक्सफैम
असमानता रिपोर्ट। ठीक है, संसाधनों का दुरुपयोग, संसाधनों का क्या है, गलत तरीके से दुरुपयोग करना। इनमें समस्याएं क्या आती है, तो वैश्विक तापमान समस्या, जैसे कि मान लीजिए पहले क्या है, लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अब क्या है, लोगों को गाड़ी चाहिए, गाड़ी में क्या है, तो अब एसी चाहिए, अब एसी से ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी, एसी से क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे तापमान बढ़ता है। आपको पता है ओजोन परत में छेद हो चुका है, जिससे क्या है, तापमान की बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। तो वैश्विक तापमान, ग्लेशियर पिघलना, द्वीपों का डूबना, द्वीप क्या है, डूबते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, ओजोन परत में छेद होना, पर्यावरण प्रदूषित होना, भूमि निम्नीकरण, भूमि की भी लोग, भूमि तो जितनी की जितनी है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि भूमि की कमी होती जा रही है। ठीक है, इससे क्या है, रोजगार में कमी आ रही है कि नहीं है, काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं। समाधान, समाधान क्या है इसका, तो सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर। इसके क्या क्या है, तो हमें जो भी समस्याएं आ रही है, पोल्यूशन को कम करना, साउंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, हमें इन सभी को क्या है, कम करना चाहिए। प्लस क्या, जो भी पीढ़ी है, काफ़ी सारे लोग, अगर आप जो मतलब ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है उन्हें देखें तो कहेंगे क्या, नहीं 1 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे होने चाहिए, है कि नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, 1 से 2 बच्चे काफ़ी हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। गर्ल्स को आप अच्छे से पढ़ाइए, वो भी आपको अच्छी परवरिश दीजिए, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। तो भविष्य की जो पीढ़ी है, हम अगर पॉपुलेशन को कम करेंगे तो हर एक चीज़ हमें मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 1 किलो लड्डू लाते हैं, तो अगर आप 4 फैमिली या 5 फैमिली हो तो ईजिली आप बहुत सारे खा सकते हैं, है कि नहीं है। अगर वही आपके पास ज़्यादा फैमिली है तो आपको थोड़ा ही करके मिलेगा। सेम चीज़ हमारे इंडिया में या इस पॉपुलेशन की वजह से ही होती, इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जिस वजह से क्या है, नौकरी तो है बट लोग ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन को कम करते जाएंगे तो नौकरी भी कम हमें मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1992 ईयर की रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक अध्ययन, जो पर्यावरण को संरक्षण के लिए यहाँ पे क्या है, बातें होती है। आगे बात करते हैं आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करना, जो भी आर्थिक विकास में जो इंडिया को विकास करना है, इन सभी का समाधान। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना, भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास हेतु एजेंडा 21। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि एजेंडा 21 होता क्या है। तो यूएन पर्यावरण व विकास सम्मेलन UNCDP 1992 ब्राजील भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास वैश्विक प्रयासों के से पर्यावरणीय गरीबों व रोगों से क्या किया है, एजेंडा 21 से ये काम करती है। ठीक है, और इसमें निपटाना क्या है, प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना। इन सभी से क्या है, एजेंडा 21 तैयार किया जाता है, जिससे क्या है, जो भी गरीबी है, जो रोगों से वैश्विक कारण से मतलब प्रॉब्लम में है, उन सभी को क्या है, इनसे हेल्प मिलती है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो देश में संसाधनों की विविधता, जहां देश के एक भाग में संसाधनों की प्रचुरता है, वहीं दूसरे भाग में कमी है। जहाँ एक भाग में क्या है, संसाधनों की बहुत ज़्यादा ही भंडार है, एक जगह क्या है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे देखो तो रेगिस्तान ही पड़ा हुआ है। इसी टाइप से एक तरफ तो संसाधन बहुत है, एक तरफ है ही नहीं। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संसाधनों की प्रचुरता संभावना है। क्षेत्रीय विकास की समस्याएं, संसाधनों का दक्ष उपयोग, सतत व समावेशी विकास को बढ़ाना। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में संसाधनों का नियोजन क्या क्या है। तो संसाधनों की पहचान तथा मैपिंग सर्वेक्षण, संसाधनों को हम कई तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, संसाधन विकास हेतु क्षेत्रीय व राष्ट्रीय योजनाओं में समन्वय, प्रौद्योगिकी कौशल विकास व योजना निर्माण, इनमें बहुत सारी योजना आप लोग देखते होंगे, काफ़ी सारे गैस कनेक्शन के लिए योजना आती है, बाल विकास योजना, आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है, बहुत सारी क्या योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके। क्षेत्रीय संसाधनों के अनुसार योजनाएं का निर्माण कैसे होता है, तो परंपरागत व स्थानीय ज्ञान व अनुभव का प्रयोग करना।
अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण। प्रकृति के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन है। प्रकृति के पास क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन पर्याप्त है, परंतु किसी का लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। किसी के, आप लोग देखा होगा काफ़ी सारे के पास रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर है तो काफ़ी गरीब है। अगर इक्वलिटी हो तो सभी के पास, इस प्रकृति के पास से संसाधन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वैश्विक प्रयास क्या है, तो 1968 क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण का प्रथम वैश्विक प्रयास था। सबसे पहले इसका वैश्विक प्रयास क्या 1968 में क्लब ऑफ रोम संसाधन के द्वारा किया गया था। फिर 1974 में सुमेशर स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक, इसमें भी ये लिखा गया है। फिर 1987 ब्रूंडलैंड आयोग रिपोर्ट सतत पोषणीय विकास, इसमें भी इसके बारे में लिखा गया। हमारा साझा भविष्य पुस्तक, ये 1992 में पृथ्वी प्रथम सम्मेलन में आया है। अब बात करते हैं भारत के भू संसाधन क्या क्या है। तो भू संसाधन में हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमने ये गोलाकार एक पृथ्वी बनाई है, ठीक है, इस पृथ्वी में क्या है, तो 43% हमारा क्या है, 43% हमारा मैदान है, 30% हमारा पर्वत है और 27% हमारा क्या है, पठार है। जिसमें क्या है, भू उपयोगी हमारा क्या क्या है, तो वन हमारा 21% है, कृषि हेतु अनुपलब्ध हमारा भूमि क्या है, बंजर भूमि है, ठीक है। उसके बाद पड़ती भूमि 5% है, शुद्र निवल बोया गया क्षेत्र हमारा 5% है और कृषि योग्य बंजर भूमि हमारा क्या है, 5% है। स्थानीय चारागाह व पशुपालन हमारा 30% है और अन्य हमारा 8 से 10% है बस, ठीक है। उसके बाद भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बताना कि आपको ये नोट्स कैसे लगे, ठीक है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण मतलब बंजर भूमि है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहुत ज़्यादा ही है, जो क्या है, लगभग बंजर भूमि है। 56% क्या है, जल द्वारा अपर्दित है। 28% वनों द्वारा अपर्दित है। दावानल, ठीक है, लवणीय क्षारीय 6% है। वायु द्वारा अपरित 10% है। इसके अन्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र अति पशुचारण देश है। मरुस्थलीय हमारा राजस्थान और गुजरात है। खनन हमारे कौन कौन, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा। और अत्यधिक सिंचाई हरित क्रांति प्रदेश है। अब बात करते हैं मृदा संसाधन। निर्माण कैसे होता है, तो उच्चावच प्लस जनक शैल प्लस जलवायु प्लस वनस्पति प्लस जैव पदार्थ प्लस समय। मृदा बनने में काफ़ी समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो उसमें क्या क्या, उच्चवाचन, जनक शैल, बहुत सारे शैल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और समय से मृदा बनता है। मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो मृदा का लंबवत संस्तरे में विभाजन, ठीक है। ऊपरी संस्तर की मृदा, उप मृदा, अपक्षीय चट्टानें और बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका, ठीक है। अंध स्तरीय अपक्षीय आधारित चट्टानें हैं, अपक्षीय रहित आधारित चट्टानें हैं, ठीक है। इतने तरीके की क्या है, चट्टानें और आधारित रहित अपक्षीय हैं। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण कितने में है, तो जलोढ़ मृदा, जो कहाँ है, नदी घाटियों में विस्तृत मृदा है। जलोढ़ मृदा क्या है, नदी वगैरह के आसपास में मिलेगा। क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ वहाँ पे क्या है, आप लोगों को जलोढ़ मृदा मिलेगी, जैसे राजस्थान व गुजरात। विशेषता इनकी क्या है, तो रेत, सिल्ट और मृत्तिका, ये मृदाएं पर्वतों की तलहटी मैदानों के द्वारा चो क्षेत्र व तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तराई क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगर आप लोग गंगा नदी के पास जाओगे तो आप लोग को बहुत सारे बालू वगैरह मिलेंगे। जलोढ़ मृदा में बांगरा, कंकड़ और ग्रांथियाँ होती है। खादर में नवीन मृदा होती है। पोटास, फॉस्फोरस, चूना युक्त इनमें पाए जाते हैं। गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन के लिए उपयुक्त है ये जलोढ़ मृदा। गहन कृषि अधिक जनसंख्या क्षेत्र है, नदी वगैरह के पास में ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्र है। सूखे क्षेत्र की मृदा अधिक क्षारीय है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं काली मृदा रेगुल कपास कृषि। काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है। निर्माण कहाँ है? दक्कन बेसाल्ट पे। कहाँ है? दक्कन बेसाल्ट पे। क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, कृष्णा, गोदावरी और घाटी। इसकी विशेषता क्या है? तो महीन कण, नमी धारण करने की क्षमता, महीन कण होती है और नमी धारण करती है ये। अधिक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूने की मात्रा पर्याप्त, परंतु फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है किसमें? काली मृदा में। कौन सी मात्रा कम होती है? फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में दरारें व चटक पड़ जाती है। गर्मी के मौसम में अगर दरारें पड़ रही है तो आप लोग सीधा समझ लीजिएगा कि काली मृदा है। ठीक है। अपने आप में जूती हुई प्रतीत, मतलब ऐसा लगता है जैसे जुताई किया हो। लाल पीली मृदा क्या है? तो लाल मृदा दक्कन के पूर्वी व दक्षिणी हिस्से में खेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे लाल और पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लाल रंग खदेर अग्नीय व सपांतरीय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण है। पीला रंग जल योजन है। अब लेटराइट मृदा की बात कर लेते हैं। तो उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा निच्छालन, ठीक है, ये इसमें बहुत अधिक तापमान होती है और अत्यधिक वर्षा होती है। घुमस कम, जो आप लोग देखो गर्मी घुमस मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है कि गर्मी घुमस हो रही है, गर्मी तो होती है बट एक मतलब अलग सी बेचैनी टाइप में, उस टाइप का। तापमान अधिकतम से बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा तापमान होगा तो उससे बैक्टीरिया क्या है? नष्ट हो जाएगी। रासायनिक उर्वरक डालकर उपजाऊ बनाया जाता है। क्षेत्र कौन कौन से? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र है। कृषि इसमें क्या क्या की जाती है? तो बेसाल्ट लेटराइट मृदा में ही क्या क्या उगाए जाते हैं? काजू, चाय और कॉफ़ी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। ये लाल व भूरे रंग की होती है। कौन कौन से? लाल और भूरे रंग की होती है। रेतीली व लवणीय होती है। नमकीन झीलों का निर्माण करती है। क्या करती है? नमकीन झीलों का निर्माण करती है। घुमस व नमी की मात्रा इसमें कम होती है। घुमस और नमी की मात्रा मरुस्थलीय मृदा में कम होती है। नमकीन झीलों का निर्माण करती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि व चूने के संस्तर का निर्माण होता है, जिससे मृदा में जल संयंत्र अवरुद्ध होता है। अच्छी सिंचाई से उपजाऊ, इसमें अच्छी सिंचाई करोगे तो उपजाऊ भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम बात करते हैं वन मृदा। पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र, नदी घाटियों में दोमट व सिल्टदार मृदा होती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। अधिक अम्लीय व घुमस कम होती है। इसमें अम्लीय वर्षा मतलब कि अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है, घुमस कम होती है। मृदा अपर्दन व संरक्षण। मृदा निर्माण व अपर्दन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों ने वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण व खनन से अपर्दन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। अपर्दन की प्रक्रिया को क्या है? बहुत अधिक बढ़ा दिया है, जिससे क्या है? पवन, हिमालय जल द्वारा प्राकृतिक मृदा अपर्दन है। बहता जल मृदा को काटकर गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। जिन्हें क्या है? बहता जल मृदाओं को क्या है? काटकर वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं, जिसके कारण तत्खाट भूमि बैडलैंड का निर्माण होता है। मतलब कि बैडलैंड का निर्माण होते हैं। जैसे उदाहरण चंबल के रबर। अब हम बात करते हैं चादर अपर्दन क्या क्या है। तो ऊपरी मृदा का पानी के साथ बहना। ऊपरी जो मृदा होती है उसको वो क्या है? पानी के साथ जो बहती जाती है उसको चादर अपर्दन कहते हैं। इसका संरक्षण क्या है? तो समुचित जुताई पहाड़ी क्षेत्र में, पट्टी कृषि मतलब स्ट्रिप फार्मिंग, और पेड़ों की कतार मतलब सेटर बेल्ट। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही तक था फ्रेंड्स। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।